मिदोरी कित्सु एक अकेली और डिप्रेस्ड औरत है जो काम के स्ट्रेस से परेशान रहती है। मरने के बाद उसकी मुलाकात गॉड से होती है जो उसे एक नई दुनिया में गॉडली पावर्स के साथ भेजते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिदोरी कित्सु के काम के बोझ की वजह से मरने के बाद वो रोती है और अफसोस करती है कि उसकी जिंदगी कितनी छोटी थी और वो कितनी अकेली हो गई थी। वो तो अपनी मम्मी पापा से अलविदा भी नहीं कह पाई। तभी गॉड उसकी आत्मा से कनेक्ट करके उससे बात करते। वो बताते कि एक दुनिया है जिसका नाम स्टाइलन है जहाँ इंसान दूसरी प्रजाति को सताते हैं। फिर गॉड उससे पूछते कि क्या वो उस दुनिया में कुछ पावर्स के साथ जाना चाहेगी जहाँ उसका मिशन ये होगा कि क्या इंसानों को मिटा देना चाहिए। फिर गॉड उससे पूछते कि तुम्हें कौन सी पावर चाहिए और मिदोरी कहती है कि उसे फ्लफी चीजें प्यार से छूनी है। गॉड थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन डिसाइड करते कि उसकी खास पावर ये होगी कि इंसानों के अलावा बाकी सारी प्रजातियां उसे पसंद करेगी और उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे एक नए वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। मिदोरी उस नई दुनिया में एक नए बच्चे के रूप में आँख खोलती है। उसके नए माँ बाप उसका नाम नफरतीमा ऑस्फिर रखते हैं और उसकी बहन उसे प्यार से नीमा बुलाती है। 3 साल गुजर जाते हैं और नीमा बड़ी हो जाती है। नीमा बताती है कि उसका जन्म रॉयल डूकल फैमिली ऑफ ऑस्फी में हुआ है। वो भी थर्ड बॉर्न के रूप में नीमा फख्र से अपने परिवार के हर मेंबर का इंट्रोडक्शन देती है। उसका बड़ा भाई राल्फ, उसकी एनर्जेटिक बहन कर्ण, उसकी माँ सेरुलिया ऑस्फी, उसके पिता डेलैंड ऑस्फी और उसका सबसे प्यारा फरी डॉग डी। वो प्यार और सपोर्ट के बारे में भी बताती है जो उसे हर एक मेंबर से मिलता है, जैसे कि उसकी जिंदगी एक परफेक्ट और खुशहाल पारिवारिक कहानी हो जहाँ उसके आसपास सिर्फ प्यार भरा परिवार और प्यारे पेट्स है। कुछ वक्त बाद जब वो 3 साल की हो जाती है तो उसकी माँ को रॉयल जगह पर काम के लिए जाना पड़ता है लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो नीमा को साथ ही ले जाती है। महल पहुंचने के बाद उसकी माँ उस पर एक प्रोटेक्शन स्पेल डालती है और कहती है चुपचाप यहीं रुकना और अच्छी लड़की बनना। लेकिन नीमा एक कबूतर के पीछे चल पड़ती है और एक बड़े फ्लफी सफेद टाइगर से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जब वो टाइगर के पीठ पर बैठी होती है तभी टाइगर का मालिक एक बहुत ही हैंडसम लड़का वहाँ आता है जो नीमा को बताता है कि लास्ट टेम है लेकिन फिर भी वो एक जानवर है तो उसे उतर जाना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। वो उसे नीचे उतारता है और उसके मम्मी पापा के बारे में पूछने लगता है। जब उसे पता चलता है कि वो ऑस्फी फैमिली से है तो उसके पापा के पास उसे ले जाता है। वहाँ नीमा को पता चलता है कि ये लड़का असल में प्रिंस है और वो नेशन के किंग गॉल्डी रस्ट कास्ट से भी मिलती है। और जब सेरुलिया को ये सब पता चलता है तो वो नीमा पर गुस्सा होती है लेकिन जल्दी शांत भी हो जाती है। उसके बाद नीमा अपने पेरेंट्स के साथ अपने भाई बहन के स्कूल जाती है जहाँ उसका स्वागत एक हॉर्नेट गेस्ट के रूप में होता है। वहाँ वो एक बैटल देखती है अपने भाई और किसी और के बीच में जहाँ मैजिकल सोल्जर्स एक बैटल फील्ड में चेस जैसे रूल्स के साथ लड़ते हैं। उसका भाई आसानी से ये बैटल जीत जाता है और नीमा उसके पास जाती है। जब राल्फ उसे गोद में उठाता है तो नीमा हंसते हुए कहती है मुझे एक अर्जेंट काम निपटाना है। जब वो अपना काम निपटा कर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई एक लड़के से बात कर रहा है जिसका नाम त्रिस्तन तिस्दाल है। बिना किसी वजह के त्रिस्तन राल्फ की बेइज्जती कर रहा होता है। नीमा को इससे गुस्सा आ गया था और वो उसे उल्टा जवाब देती है। ये सुनकर त्रिस्तन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो नीमा को किक करने की कोशिश करता है लेकिन राल्फ तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी प्रिंस विलहर्ड ड्रैगा वहाँ आ जाता है और उसके रिस्पेक्ट में सभी झुक जाते हैं। प्रिंस त्रिस्तान से पूछते क्या तुम नीमा को मारने वाले थे, इसके लिए वो मना कर देता है। राल्फ पूछता है आप मेरी बहन को कैसे जानते हैं। प्रिंस पूरा बैक स्टोरी बताते हैं। फिर मजाक में नीमा से कहते हैं क्या तुम मेरी प्लेथिंग बनना चाहोगी। नीमा तुरंत इसके लिए मना कर देती है लेकिन जब प्रिंस उसे पैलेस में आने की परमिशन देने का लालच देते हैं तो नीमा थोड़ा सोचने लगती है इतना गोल्डन चांस कौन छोड़ना चाहेगा। प्रिंस त्रिस्तान को वार्न करते कि नीमा से दूर रहो और दोबारा ऐसा कुछ मत करना। फिर वो नीमा से पूछते तुम्हारी आंखें काली है क्या। नीमा झूठ बोलती क्योंकि इस दुनिया में काली आंखें होना अजीब माना जाता है। उसके बाद सभी कर्ण के टेस्ट को देखने जाते हैं जिसमें उसे एक मॉन्स्टर से लड़ना होता है जो एक मैजिकल सर्कल में बुलाया जाता है। फिर एक जबरदस्त होलीफाइड ड्रैगन समन होता है। सब लोग इससे डर जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा मॉन्स्टर आना इम्पॉसिबल लगता है। तो प्रिंस डेलैंड से पूछते क्या तुम्हारी बेटी का एलिमेंट फायर है। डेलैंड बताते हैं उसकी फायर स्किल तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वाटर स्किल लो है, मतलब कर्ण थोड़ा डिसएडवांटेज में चल रही थी। कर्ण अजीब सी मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंट लगती है और उसकी माँ सेरुलिया भी रिलैक्स लगती है। नीमा हिम्मत करती है और सोचती है कि हर जानवर उससे प्यार करता है तो ड्रैगन भी करेगा। वो ऊंची जगह से जंप कर जाते है लेकिन उसका मैजिक उसे बचा लेता है। वो भागकर ड्रैगन के पास जाती है। सभी लोग चिल्लाते हैं कि रुक जाओ लेकिन वो नहीं रुकती। ड्रैगन के पास जाकर वो कहती है इसे चोट मत पहुंचाओ और इसे दर्द मत दो। जब वो ड्रैगन के सामने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन से बात कर सकती है। ड्रैगन उसे बताता है कि उसे जबरदस्ती बुलाया गया और ये अनफेयर है और इस वजह से उसे लड़ना पड़ रहा है। नीमा उससे कहती है मैं तुम्हारी फर टच करना चाहती हूँ। ड्रैगन कहता है ये कितनी अजीब बच्ची है लेकिन फिर भी झुक जाता है ताकि वो उसे छू सके। ड्रैगन को नीमा पसंद आ जाती है। वो उससे कहता है कि जब तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हें अपना मास्टर मान सकता हूँ। फिर ड्रैगन उसे एक ऑर्ब देता है जो नीमा के इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग शेप ले सकता है। नीमा उस ऑर्ब को टेडी बैग का शेप देती है सिर्फ सोचकर। ड्रैगन बताता है कि ये ऑर्ब उन दोनों को जोड़ कर रखेगा और नीमा इस ऑर्ब के थ्रू उसकी मैजिक भी यूज कर सकेगी। ड्रैगन अपना नाम सोल बताता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद नीमा और उसके माँ बाप को किंग बुलाते हैं और वो चाहते हैं कि नीमा कभी भी डेंजरस या किंगडम के लिए थ्रेट न बने। डेलैंड अपनी कसम खाते हुए कहते हैं कि
नीमा ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक मेज जिसका नाम सलजार होता है वो बताता है कि वो ड्रैगन खुद भगवान ने समन किया था और जिन्होंने स्पेल किया उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। थोड़ी देर बाद विलर्ड नीमा को टीज करता है लेकिन फिर उसे लार्स के साथ खेलने देता है और वो दोनों साथ में ही सो जाता है। पेरिस में सब देखते हैं कि लार्स एक बीस्ट है। नीमा के साथ वो कितना कैजुअल बिहेव करता है। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि नीमा तो एक परफेक्ट टूल बन सकती है बैटल के लिए और उसे अपनी नजर में रखने का सोचते हैं। पेरिस के मिनिस्टर ऑलिव वाइस नीमा के पापा से कहते हैं कि शायद लार्स उसे रेड ड्रैगन की वजह से पसंद करता है। फिर गॉस जनरल जो रॉयल गार्ड और नाइटहुड के हेड है वो सजेस्ट करते हैं कि नीमा के लिए एक पर्सनल गार्ड असाइन होना चाहिए। चर्च का प्रीस्ट भी डेलेंट से कहता है कि नीमा को हमारे पास छोड़ दो, हम उसे एक होली मेडन बनाएंगे। इन सब बकवास बातों से डेलेंट को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कामली एक्सप्लेन करता है कि नीमा को जानवर इसलिए पसंद करते क्योंकि वो इनोसेंट है। आखिर में ये मैटर किंग के पास जाता है जो उन सभी लोगों को चुप करवा देते जो नीमा के अगेंस्ट थे। नीमा को लार्स उठाकर जगाता है और किंग उससे कहते कि वो पैलेस में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है। विलर्ड उसे ड्रैगन स्टेबल भेजता है एक हैंडसम से कार्ड ग्विन के साथ। वहाँ उसकी मुलाकात होती है दान गेट्स के साथ जो ड्रैगन नाइट लीजियन के कैप्टन है। किसी अननोन रीजन से ग्विन और दान एक दूसरे को इंसल्ट करने लगते हैं लेकिन नीमा उन्हें रोक देती है। पता चलता है कि दोनों स्कूल से ही राइवल है। दान नीमा को अंदर ले जाता है स्टेबल में और नीमा ड्रैगन की ब्यूटी देखकर अमेज हो जाती है। उसे पता चलता है कि दान भी ड्रैगन को उतना ही पसंद करता है जितना कि वो। नीमा ड्रैगन को पेट करना चाहती थी लेकिन वो दान से पूछने में हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि दान मना कर देगा। तभी उसका और बैकपैक चमकने लगता है और वो एक ऐसी पावर एक्टिवेट करती है जो सभी ड्रैगन को उसकी तरफ खींच लेती है। ड्रैगन उसे घेर लेते हैं। दान ग्विन और बाकी सब सोच रहे होते हैं कि ड्रैगन उन पर अटैक करेंगे लेकिन नीमा उन्हें कामली इंट्रोड्यूस करती है और बात करने लगती है। सभी शौक हो जाते हैं लेकिन वो तो बिजी होती है ड्रैगन को पेट करने में। जब वो ड्रैगन के साथ कंफर्टेबल हो जाती है तो दान से पूछती है कि क्या वो फ्लाइंग ड्रैगन के साथ खेल सकती है। फिर दान थोड़ा सोचते हुए हाँ बोल देता है। नीमा ड्रैगन के बैक पर चढ़ जाती है और वो उड़ जाता है जिससे सब और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ड्रैगन नीमा के साथ इतना स्पेशल बिहेव क्यों कर रहा है। फिर ड्रैगन नीमा से पूछता है क्या मुझे फायर ड्रैगन की प्रेजेंस तुम में फील हो रही है लेकिन उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिखता। तो वो नीमा को ड्रैगन मेडन कहकर वेलकम करता है और उसे एक गार्डन में ले जाता है जहाँ नीमा अलग अलग ड्रैगन के साथ खेलने लगती है। तभी दान क्वीन से कहता है कि जो ड्रैगन नीमा को ले गया उसका नाम गिजेल है जो खुद पे बहुत प्राउड करता है और किसी को भी अपने बैक पर चढ़ने नहीं देता लेकिन नीमा को उसने राइड करने दिया। दान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो ग्विन उसे रेड ड्रैगन वाली इंसिडेंट याद दिलाता है। दान कहता है कि उसने उस वक्त ड्रैगन को आसमान में फ्लाई करते हुए देखा था। ग्विन बोलता है आप सब मान रहे हैं कि नीमा फायर ड्रैगन की मास्टर है। वो लोग इन सब पे बिलीव करने का सोच ही रहे थे तभी एक शॉकिंग सीन होता है। नीमा लार्स के बैक पर आती है साथ में और भी ड्रैगन होते हैं। नीमा दान और ग्विन को बताती है कि उसे बहुत ही मजा आया स्पेशली ड्रैगन को हेड पैट्स देने में। अगली सुबह नीमा बीस्ट स्टेबल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात बीस्ट नाइट लीजियन के कैप्टन लेस्टिन ओगमा से होती है जिसे सब लेस कहते हैं। लेस को नीमा के रेड ड्रैगन वाली कहानी पर थोड़ा शक था। फिर वो उसे स्टेबल के अंदर ले जाता है जो कि एक ब्यूटीफुल गार्डन जैसे सफारी पार्क जैसा लगता है। नीमा एक खूबसूरत ब्राउन हॉर्स उवास को देखती है जो पूरे हर्ट का लीडर होता है लेकिन उवास फ्रेंडली नहीं होता। वो नीमा को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है लेकिन जब लेस उसे सेल्फिश बोलता है तो वो बहुत ही हर्ट हो जाता है। नीमा उसे कंसोल करती है और लेस भी उवास को सॉरी बोलता है। बाद में नीमा एक हॉर्स हुक पर राइड करती है। नीमा सोचती है ऐसे सुंदर घोड़े उसके भाई के लिए कितने परफेक्ट होंगे। फिर लेस नीमा और दान घोड़े पे सवार होकर घूम रहे होते हैं और अलग अलग स्पीसीज के एनिमल को देखते हैं। अचानक कुछ बोर के बच्चे उन पर अटैक कर देते हैं लेकिन उवास उन्हें बचा लेता है। नीमा उसका शुक्रिया अदा करती है और उवास बड़ा ही चार्मिंगली रिएक्ट करता है जिससे लेस फिर से डाउट में आ जाता है और वो सोचता है कि एक अनजान लड़की के साथ ये हर्ट का लीडर इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं एक वकस के झुंड को जो दुनिया के सबसे फास्ट एनिमल होते हैं और जो इमरजेंसी और मैसेंजर के रूप में भी यूज किए जाते हैं। नीमा अपनी क्लासिक स्टाइल में डिमांड करती है कि वो वका राइड करेगी। इसका मन नहीं होता फिर भी वो हाँ बोल देता है। वो लोग एक वका पर चढ़ जाते हैं जिसका नाम योसु होता है और वो इतना फास्ट होता है कि नीमा की आंखों में हवा लगती है। तब लेस एक विंड प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करता है तो उसने शुरू से इस्तेमाल नहीं किया था बस नीमा को टीज करने के लिए। इतने में लेस को अपने मैसेंजर ईगल से एक मैसेज मिलता है कि एक रेयर व्हाइट मूस भाग गया है। लेस नीमा से सॉरी बोलता है इस टूर को यहीं खत्म करने के लिए और कहता है कि तुम कभी भी वापस आ सकती हो। थोड़ी देर बाद लेस अपने सब ऑर्डिनेट से मिलता है और उनसे कहता है कि व्हाइट मूस को जल्दी से ढूंढो। उसी वक्त नीमा फिर से गिजेल से मिल जाती है। गिजेल सोच में पड़ जाता है कि आज का दिन कितना अजीब रहा। क्यूबाज ने नीमा को पसंद किया और योसु ने बिना झिझक के कमांड मानी और एक रेयर मूस भी भाग गया। थोड़ी देर बाद नीमा वापस पीस स्टेबल आती है और वो भागे हुए मूस के बैक पर राइड कर रही होती है। वो कहती है कि उसे मूस मिल गया था जब वो लार्स के साथ थी। इससे लेस थोड़ा जेलस फील करता है और नीमा के एनिमल से प्यार मिलने वाली एबिलिटी से इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट डे नीमा का बर्थडे होता है। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि एक विश मांगो जो वो पूरा करेंगे। नीमा विश करती है कि वो अपने सिस्टर के साथ सिटी जाना चाहती है। शुरू में वो मना कर देते लेकिन बाद में वो मान जाता है और उसे कर्ण और पॉल के साथ भेजते हैं। फिर नीमा अपनी फर्स्ट शॉपिंग ट्रिप पर निकलती है और कर्ण उसे करेंसी और शॉपिंग का तरीका सिखाती है जहाँ नीमा 3 टर्की लेग्स और 24 कॉन्फेक्शनरीज खरीदती है और अपनी शॉपिंग को सक्सेसफुल डिक्लेयर करती है। फिर कर्ण एक कैफे पे रुकती है जहाँ उसे 3 रूड लड़कियां मिलती है जो कि नीमा के बारे में ये बातें कर रही होती है और वो कह रहे होते कि वो कितनी वियर्ड है और अपने पेरेंट्स जैसे बिल्कुल नहीं दिखती और उसके पास तो कोई मैजिक पावर भी नहीं है। और तो और वो उसकी ब्लैक आइज को भी टारगेट कर रहे होते कि वो कितनी क्रीपी है। कर्ण कामली सबको शांत करती है उनका इंसल्टिंग एटीट्यूड हैंडल करके और उनको मोस्ट मैनर्ड वे में इरिटेट बुलाती है। वो कहती है कि रॉयल फैमिली नीमा को पसंद करती है और उसे इनक्रेडिबल माना जाता है और जब वो लड़कियां और भी ज्यादा जेलस हो जाती है तो
होकर उन्हें और भी ज्यादा जलाती है और कहती है ऐसे लोगों से बात करना मेरी फैमिली के लिए शर्म की बात होगी। फिर वो कैफे से चली जाती है। घर लौटकर नीमा अपने रूम की तरफ जा रही थी और सोचती है कि उसकी सिस्टर आज कितनी कूल थी और आज का दिन उसके लिए कितना अमेजिंग था। जैसे ही वो डोर खोलती है पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट होते हैं। एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी चल रही होती है जिसमें किंग, क्वीन और प्रिंस भी होते हैं। पेरेंट कहता है कि ये सरप्राइज तुम्हारे लिए था। सबका प्यार देखकर नीमा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो विलेट उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम रोते हुए काफी बुरी लगती हो। क्वीन रिलीना नीमा को एक गिफ्ट देती है, किंग और क्वीन की तरफ से एक नेकलेस जिसमें ब्यूटीफुल मैजिक स्टोन्स होते हैं। विलेट भी उसे एक प्रोटेक्शन बैंड देता है। बाकी सब गेस्ट भी उसे गिफ्ट देते हैं जिसमें से सबसे खास होता है एक बेबी ईगल जिसे लेस ने उसे दिया था। नीमा उसका नाम रखती है नॉक्स। एक ओपन फील्ड में नीमा नॉक्स को ट्रेन करना स्टार्ट करती है और लेस सजेस्ट करता है कि कल वो नॉक्स के साथ उड़ने का ट्राई करे। नीमा थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है कि अब वो रोज नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी स्टडी स्टार्ट होने वाली है। तो वो मिलती है अपने न्यू प्राइवेट ट्यूटर एनली दीसा से। बटलर के जाते ही एनली उससे कहती है कि वो सबसे पहले उसके मैनर ऑफ स्पीच पे काम करेगी। फिर वो एक हैंड फैन से नीमा को थप्पड़ मार देती है और कहती है बटलर ने बताया कि तुम अभी तक मामा पापा बोलती हो। नीमा उसे घूर रही होती है और एनली उससे कहती है कि एक नॉबल लेडी को अपने इमोशन कभी भी शो नहीं करने चाहिए। ये सुनकर नीमा सोचती है ये पक्का मेरी दुश्मन है। एनली अपनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जारी रखती है और हर गलती पे नीमा को फैन से मार देती है और जाते वक्त कहती है अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। उसी रात नीमा सोचती है कि एनली उसका मजाक उड़ा रही है और डिसाइड करती है कि उसे कुछ करना ही होगा। नेक्स्ट डे नीमा अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करती है और एनली को स्वीटली थैंक यू बोलती है। उस रात नीमा खाना पूरा नहीं खाती जो कि उसकी माँ को चिंता में डाल देता है और जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ तो नीमा भाग जाती है एनली के बारे में बताने से बचने के लिए। राल्फ उसे ले आता है और उसकी माँ उससे पूछती है क्या ये सब एनली की वजह से है। नीमा कहती है मुझे अपनी जंग खुद ही लड़नी है। तो उसकी माँ कहती है तो जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ। इस पर राल्फ बोलता है मैं बीच में नहीं आऊंगा लेकिन मैं देखना चाहता हूँ नीमा को एक नॉबल लेडी बनते हुए। और नीमा की माँ ये प्रॉमिस करती कि ये बात टेल और कर्ण से छुपी रहेगी। फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। नीमा एक लवली नॉबल लेडी बन चुकी होती है। इवन टेल हैरान हो जाता है उसे देखकर। नीमा पूरा क्रेडिट एनली को देती है। एनली ब्लश कर जाती है और कहती है मैं तुम पर गर्व करती हूँ। नीमा को कुछ अजीब लगता है तो वो बटलर से एनली के बारे में पूछती है। पॉल उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है हमने एनली का बैकग्राउंड चेक किया, सब कुछ क्लीन निकला है लेकिन उसके कुछ रिलेटिव चर्च ऑफ डिवाइन क्रिएशन से जुड़े, वही चर्च जिसका प्रीस्ट खुद को गॉड ऑफ मैसेंजर समझता है। फिर एनली अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करती है और नीमा उससे पूछती है चर्च ने लॉक्स के लोगों की हेल्प क्यों नहीं की थी। एनली कहती है कि उन्होंने गॉड को नाराज किया था और उनकी हेल्प करना मतलब गॉड के अगेंस्ट जाना। नीमा कहती है अगर गॉड ने सबको बनाया तो उन्हें पनिश करने वाले हम कौन होते हैं। एनली का कहना था कि लॉक्स में 20 लोग रहते हैं, उनसे क्या उम्मीद करना। नीमा पूछती है आपने कभी 20 लोगों से बात किया। एनली कहती है नहीं, वो डरावने होते हैं। नीमा को फाइनली समझ आता है कि जो डिस्कम्फर्ट वो महसूस कर रही थी वो एनली के एलिट और बाइस विचारों की वजह से था। फिर नीमा कहती है तुम जैसे लोगों को इतना रूड नहीं होना चाहिए। ये सुनकर एनली गुस्से में उसके चेहरे पर मार देती है। फिर भी नीमा कहती है मैं ड्यूक की बेटी और मैं कभी भी तुम्हारे जैसी अनकल्चर्ड नहीं बनूंगी। एनली अपनी इंसल्ट होता देखकर वहाँ से चली जाती है और नीमा धीरे से बोलती है विक्ट्री। ट्रेनिंग फिर भी चलती रहती है और नीमा एक परफेक्ट नॉबल लेडी बनना सीखती है। एक दिन डेल नीमा से कहता है चलो नॉर्थर्न टेरिटरी का टूर करते हैं। नीमा इसके लिए मान जाती है और वो एक मैजिकल पोर्टल से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर डेल नीमा पर एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है ताकि ठंडी हवा उसे हर्ट न करे। आराम करते वक्त डेल उन्हें बताता है कि यहीं कहीं पर मॉन्स्टर देखे गए हैं और वो कहता है कि वहाँ पर नाइट्स के लिए एक आउटपोस्ट बनाना पड़ेगा। वो कहता है कि सोल से मदद लेनी चाहिए, शायद उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में। नीमा अपने बनी के थ्रू सोल से कांटेक्ट करती है। सोल कहता है कि उस एरिया में तो मॉन्स्टर होना ही नहीं चाहिए। इस पे डेल सस्पेक्ट करता है कि ये कुछ मैनमेड प्रॉब्लम हो सकता है। बाहर नीमा अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयारी कर रही होती है। वो सारा सामान पैक करती है जैसे कि नाइफ, नॉक्स का केज और जरूरत के सामान। जब उनका सफर शुरू होता है तो उन्हें रास्ते में एक इंजर्ड रैबिट मिलता है। बाकी सब कहते हैं कि इसे यहीं छोड़ दो और ब्लड मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करता है लेकिन नीमा उसे इग्नोर नहीं करती और उस रैबिट की हेल्प करने दौड़ जाती है। अपने फादर की मर्जी के खिलाफ रैबिट को उठाकर जैसे ही नीमा लौटने लगती है गॉब्लिन उसे पकड़ लेता है और अपने लेर में ले जाते। वो उन्हें देखकर सोचती है ये तो काफी क्यूट लग रहे, पर तुरंत उसे याद आता कि ये तो मॉन्स्टर है। फिर उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात पीनो से होती है, ग्रीन हेयर्ड स्वीट बॉय और उसकी बहन नीनो से भी। तीनों ही भूख के मारे परेशान थे। नीमा एग्जिट ढूंढने जाते हैं जहाँ उसका सामने एक गॉब्लिन से होता है। वो उससे कुछ खाने का मांगते तो गॉब्लिन उसे एक येलो कलर्ड फ्रूट देता है। जब नीमा उसकी एक बाइट लेती है तो उसे वो बहुत कड़वा लगता है। गॉब्लिन उससे बताता है कि इसे पील करना पड़ता है। नीमा अपनी नाइफ निकालती है और फ्रूट को पील करने लगती है। ये देखकर गॉब्लिन 7 ब्लॉक से पील करना सीख जाते हैं और सब फन करने लगते हैं। नीमा सोचती है इन्हें मारना नहीं चाहिए। तभी उसकी मुलाकात होती है गॉब्लिन लीटर से जो कि बहुत ही बड़ा था लेकिन काफी स्वीट भी था। वो गॉब्लिन को डांट रहा होता है कि फिर से एक इंसानी बच्चे को ले आए। इससे नीमा सरप्राइज हो जाती है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बोल पा रहा है। नीमा पूछती है तुम लोग बच्चों को किडनैप क्यों करते हो। वो कहता है कि किडनैप नहीं, हम उनका ध्यान रखते हैं। और ह्यूमन को मारने के बारे में बताता है कि हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए ये सब करते हैं। वो बताता है कि ह्यूमंस ने उनका पुराना घर छीन लिया इसलिए उन्हें नई जगह ढूंढनी पड़ रही है। नीमा गिल्ट महसूस करती है और पूछती है क्या तुम ह्यूमन से बदला लेना चाहते हो। लीडर कहता है नहीं, हम सिर्फ जंगल में वापस जाना चाहते हैं। नीमा एक प्लान बताती है कि तुम ह्यूमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ ताकि तुम सर्वाइव कर सको, लेकिन सबसे पहले उन्हें उसके फादर के गुस्से से बचना होगा। नीमा पीनो और नीनो से बोलती है कि प्रिटेंड करो कि तुम गॉब्लिन से चेज हो रहे हो ताकि उनका ध्यान भटक जाए और मैं अपने पापा से बात कर पाऊँ।
पर पीनो कहता है कि मैं नीनो को खतरे में नहीं डाल सकता। नीमा प्रोटेक्शन स्पेल का भी प्रॉमिस करती है, लेकिन पीनो अब भी रिफ्यूज कर देता है और सबको सरप्राइज करते हुए नीनो अग्री कर जाती है और पीनो को भी हौसला देती है। जैसे ही डेल केव के एंट्रेंस पर होता है, पीनो और नीनो दौड़ते और चीखते हुए बाहर आते हैं। गॉब्लिन्स उन्हें चेज कर रहे होते हैं। रेस्क्यूअर चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी लोग गॉब्लिन के पीछे जाते हैं। फिर सामने आता है गॉब्लिन का लीडर जो कहता है हम बच्चों को वापस देंगे। डेल आकर कहता है कि एक बात करने वाला गॉब्लिन ये तो काफी रेयर है और वो सीधा उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तो वो देखता है कि गॉब्लिन लीडर पे नीमा का प्रोटेक्शन शील्ड है। वो नीमा को बुलाता है, नीमा आती है और उससे माफी मांगती है, पर तभी कुछ रेस्क्यूअर फिर से गॉब्लिन लीडर पर अटैक करने लगते हैं। नीमा दोबारा शील्ड एक्टिवेट कर देती है। फिर नीमा आगे बढ़कर अपने फादर को सब कुछ बताती है कि गॉब्लिन ने अपना घर खो दिया था। तभी नॉक्स हवा में किसी खतरे का सिग्नल देता और तुरंत उनके सामने आता है एक टेरिफाइंग फ्रॉस्ट स्पाइडर, जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ रूमर्स सुने थे और इवन डेल भी उसे देखकर डर जाता है। जब सब लोग उस फ्रॉस्ट स्पाइडर से डर रहे होते थे तभी गॉब्लिन लीडर आगे बढ़ता है। नीमा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे रोक लेते क्योंकि वो उसकी अपनी फाइट थी। नीमा को फील होता है कि स्पाइडर भूखा है और पैनिक में वो सोचती है भूख तो समझ आता है लेकिन पैनिक में क्यों है। फिर उनकी फाइट स्टार्ट होती है और स्पाइडर पहले अटैक में जबरदस्त चाल चलता है, लेकिन जैसे ही वो गॉब्लिन लीडर पे स्ट्राइक करने वाला होता है, लीडर हवा में जंप कर जाता है और ऊपर से नीचे आकर वो एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे स्पाइडर का हेड स्मैश हो जाता है और उसकी एक आंख निकल जाती है। सबको लगता है कि फाइट खत्म हो गई और लीडर रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन स्पाइडर अचानक से उस पर जंप कर देता है, जिससे नीमा घबरा जाती है। अगर लीडर हारता है तो उसके फादर सभी गॉब्लिन को मार देंगे। तभी वो देख के स्पाइडर उठ रहा है, लेकिन नहीं, गॉब्लिन लीडर ही उसे उठा रहा होता है। वो स्पाइडर को दूर फेंकता और नीमा से कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन स्पेल की वजह से जिंदा हूँ। जैसे स्पाइडर मरने के करीब होती है तो नीमा उसकी वॉइस सुन पाती है। वो कहती है मुझे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। नीमा कंफ्यूज होती है, तभी एक छोटी बेबी स्पाइडर उसके पास आ जाती है और नीमा को रियलाइज होता है कि स्पाइडर प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो पैनिक में थी। लेकिन जैसे वो सब समझती है स्पाइडर की डेथ हो जाती है, नीमा का दिल टूट जाता है। वो गॉड पे बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी स्पाइडर के लिए वो प्रार्थना करते कि आफ्टर लाइफ में उसे शांति मिले। उसकी आंखों में आंसू देखकर डेल भी उसे संभालने आता है, लेकिन नीमा खुद को कंट्रोल करती है और कहती है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, चाहे मैं सेल्फिश हो जाऊं लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकती। ये सुनकर उसका फादर उसे गले लगा लेता है। नीमा फूट फूट कर रोती है और डेल उसके आंसू पोंछता है। और तभी एक और मिरेकल होता है, गॉब्लिन लीडर इवॉल्व हो जाता है एक ह्यूमन फॉर्म में, वो भी छोटी ब्लैक हॉर्न और डार्क ब्लू हेयर के साथ। नीमा सोल से पूछती है ये क्या है। इस पे सोल कहता है ये हॉब्गोब्लिन ऑलरेडी हाईएस्ट इवोल्यूशन में था, लेकिन हम इस फॉर्म को ओनी बोलते हैं। तब नीमा बेबी स्पाइडर से पूछती है तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। वो स्पाइडर उसके शोल्डर पे चढ़ जाती है। नीमा उसका नाम ग्राटिया रखती है। नाम देते ही उसके फोरहेड पे एक सिंबल चमक उठता है। अगली सुबह जब गॉब्लिन लीडर स्पाइडर की बॉडी हटा रहा होता है तो नीमा उससे पूछती है कि क्या तुम उन ह्यूमंस को छोड़ दोगे जो तुमने बंद कर रखे थे। वो कहता है हाँ। नीमा फिर मिलती है इंजर्ड रैबिट से जो अब ठीक हो चुका था। फिर वो अपने पापा से पूछती है क्या मैं इसे अपना पेट बना सकती हूँ, लेकिन उसके पापा इसके लिए मना कर देती क्योंकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब करेगा। तो नीमा रैबिट को फ्री कर देती है। तभी नॉक्स उसके हेड पर लैंड करता है, जैसे वो याद दिला रहा हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पेट है। नीमा को याद आता है उसने ग्राटिया को तो अपना पेट बना लिया। जब वो अपने पापा को ये बात बताती है तो वो गुस्सा हो जाता है। इस पे गॉब्लिन लीडर आके एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर और एनिमल्स अलग अलग होते हैं। वो कहता है गॉब्लिन्स ह्यूमन के डिफेक्टिव वर्जन होते हैं और फ्रॉस्ट स्पाइडर्स नॉर्मल स्पाइडर के, और इसी डिफेक्ट की वजह से हम लोग इतने कमजोर होते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन किसी मॉन्स्टर को नाम दे दे तो वो मॉन्स्टर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। डेल फिर नीमा को डांटता है कि तुमने ग्राटिया को नाम क्यों दिया। फिर भी उनका सफर पीनो और नीनो के साथ कंटिन्यू होता है। इसके बाद सोल आता है और इवॉल्व गॉब्लिन लीडर को एग्जामिन करता है। वो कहता है ये ओनी नहीं है क्योंकि ओनी एलिमेंटल पावर्स नहीं यूज कर सकते। इससे गॉब्लिन लीडर कंफ्यूज हो जाता है कि एलिमेंटल पावर क्या होती है। इसके बाद सोल क्ले डॉल पर ट्रेनिंग शुरू करता है और सभी को सरप्राइज करते हुए वो सभी एलिमेंटल पावर यूज कर पाता है, जिससे वो क्ले डॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी नीमा गलती से उसका नाम ले देती है सिंकी, जिसे गॉब्लिन लीडर खुशी से एक्सेप्ट करता है और कहता है आज से तुम मेरी मास्टर हो नीमा। नीमा अपने फादर से एक नई वर्ल्ड की बात करती है जहाँ मॉन्स्टर और ह्यूमन साथ में शांति से रह सकते हैं। वो कहती है मॉन्स्टर की प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई घर नहीं और हमें उनके लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी। फिर नीमा एक नया आइडिया देती है कि हम मॉन्स्टर्स के लिए जंगल का एक हिस्सा अलॉट करें ताकि वो शांति से वहाँ रह सके और वहाँ प्रोटेक्शन बैरियर भी होगा, और अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो एडवेंचर गिल्ड उस एरिया को ट्रेनिंग ग्राउंड बना देगा। यहाँ तक कि माउंटेन्स के बेस पर इंस और शॉप्स भी बनेगी। तो डेल ये सब सुन के नेक्स्ट इंस्पेक्शन साइट के लिए निकलने की प्लानिंग करता है। इसके लिए वो सिनकी से मदद मांगता है क्योंकि अब उसके पास एलिमेंटल पावर्स भी है और मॉन्स्टर के बारे में उसके पास काफी नॉलेज भी है। सिनकी पहले थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि उसे लंबे समय के लिए अपना गॉब्लिन वाला घर छोड़ना होगा, लेकिन फिर वो एक कंडीशन के साथ अग्री कर जाता है कि नीमा को मेरे बाद दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन को भी नाम देना होगा। और वो गॉब्लिन एक लड़की होती है सिंकी की राइट हैंड, और थोड़ा बहुत उसे बोलना भी आता था। तो नीमा उसका नाम सुजुको रखती है। सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी एक और गॉब्लिन आता है और कहता है मुझे भी नाम चाहिए। सुजुको कहती है ये तो कमजोर है, लेकिन नीमा फिर भी मान जाती है। वो उस गॉब्लिन से पूछती है तुम्हें कौन सा नाम चाहिए। वो कहता है मेरी पुरानी टीम मर चुकी है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि अपने नए दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसमें नीमा एक कंडीशन रखती है, अगली बार जब मैं आऊँ तो तुम्हें अकेले एक जाइंट बोर का शिकार करना होगा, जिसपे वो मान जाता है। नीमा उसका नाम रखती है तो की फाइटिंग ऑर्ड्स। फिर नेस्ट से लौटते वक्त नीमा सिंकी से अपने फ्रेंड और कंपेनियन के बारे में बात करती है कि मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पे सिंकी बताती कि मेरा एक भाई था जो ह्यूमन से फाइट करते वक्त मर गया और वो इससे काफी दुखी हो जाती है। नीमा उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम अभी मेरे सर्कल का हिस्सा हो, हम दोनों दोस्त है सिंकी। इंस्पेक्शन साइट जाते वक्त डेल सिंकी से पूछता है जब
जब तुम अपने पहले नेस्ट से भागे थे तो कौन से रास्ते में गए थे? सिंह की रूट बताता है और वही आई फिटनेस रिपोर्ट से मैच करता है। इससे डेल को समझ आता है कौन सी जगह मॉन्स्टर हो सकता है। नीमा नोटिस करती कि ऑस्पी डोमेन में मॉन्स्टर भर गए हैं। इस पे डेल को शक था कि शायद ह्यूमन बेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है पहले वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर क्रेव कास्ट टाउन में रुकता है। डेल को कैपिटल जाना पड़ता है तो वो राल्फ को नीमा के पास छोड़कर जाता है। फिर नीमा चुपके से एडवेंचर गिल्ड चली जाती है जो कि एम्प्लॉयमेंट सेंटर जैसा लगता है। वहाँ वो देखती है कुछ लोगों को फाइट करते हुए। एक बंदा चिल्लाता है गिल्ड कुछ नहीं करेगी, मेयर ने एडवेंचरर को मार दिया है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट पहला बताते हैं कि ये हिलरन डेविड है जो कि काफी टैलेंट है, लेकिन मेयर से बनती नहीं है इसकी। तो नीमा पूछते क्या ये पहले कासल में काम करता था? हिलरन गुस्से में कहता है ये बच्चों का टाइम नहीं है। तो नीमा अपने फैमिली कार्ड दिखाते हुए कहती है कि मैं ड्यूक की बेटी हूँ। सब शौक हो जाता है और हिलरन कहता है मेयर करप्ट है और अपने फायदे के लिए पैसे ले रहा है। नीमा उससे कहती है तुम अपनी कसम खाओ कि तुम मेरे फादर को सब कुछ सच बताओगे, और वो मान जाता है। फिर नीमा नॉक्स के साथ एक लेटर भेजती है अपने फादर को और बेला नीमा को मेयर के घर ले जाती है। वहाँ गेट पे वो अपने फादर से मिलती है जो कि काफी गुस्सा थे क्योंकि नीमा ने फैमिली नेम यूज किया था। नीमा की आंखों में आंसू आ जाते तभी राल्फ आता है और कहता है कि आप नीमा को रुला नहीं सकते। फिर भी नीमा की आंखों से आंसू टपक जाते हैं तभी प्रिंस उसकी नाक पोंछते हैं। नीमा अपने फादर को मेयर के फ्रॉड के बारे में सब कुछ बता देती है। डेल एक लंबी बातचीत के बाद मेयर को अरेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे डेल हिलरन डेविड को प्रेस करता है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन स्किल कमाल की है। वो उसे पैलेस में एक जॉब ऑफर करता है लेकिन हिलरन इसके लिए मना कर देता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। नीमा मौके पे चौका मारती है और कहते तुम दोनों हिलरन और बेला मेरे लिए काम करो। इसके लिए डेल सभी को वार्न करता है कि नीमा के पास एक प्लान है और अगर तुमने इसके बीच में आने की कोशिश की तो तुम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद डेल सबको उनके नाम की कसम दिलाता है इंक्लूडिंग प्रिंस को भी। प्रिंस नीमा का प्लान सुनता है और कहता है ये तो काफी अजीब है, फिर भी सब अग्री कर जाते हैं नीमा की मदद करने के लिए। राल्फ जो कि अगला ड्यूक बनने वाला है उसे इसका इंचार्ज बना दिया जाता है। तभी सिंह की वापस आता है, उसने लोकल गॉब्लिन के साथ सब कुछ ठीक कर लिया था। फिर नीमा अपने फादर से पूछती है लेनिस में कोबाल्ट के बारे में कुछ पता चला? जिस पे डेल बता दे कैरावन पे अटैक हुआ था और रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 100 कोबाल्ट्स है जो कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। उनके लीडर एक हाई रैंक वेयरवुल्फ है। फिर स्क्वाड लीडर बताता है कि इन्फॉर्मेशन कैपिटल तक पहुंच ही नहीं रही है, किसी ने इसे बीच में ही रोक दिया होगा और सिंह के पर हमला करने वाले या तो फेक एडवेंचरर थे या फिर किसी ने इंटेंशनली एक गिल्ड रिक्वेस्ट डाली है। यह सस्पेक्ट करता है कि प्रोविंसेस और नाइटहुड में भी कुछ पैटी है। वो दुश्मन के लिए एक कोड नेम बनाता है रूनो हार्क और इस इंसिडेंट को वो नाम देता है साउथर्न प्रोविंस इंसिडेंट। नेक्स्ट डे सब लिनिस के लिए निकलते हैं। विल डिसाइड करता है कि नीमा के प्लान का नाम होगा साइना प्रोजेक्ट। जब डेल घर पहुंचता है तो वो कर्नल सिरुले को बताता है कि हमारे डोमेन में मॉन्स्टर किसी के कहने पर आ रहे हैं। तो सिरुले उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और एडवेंचरर गिल्ड की तलाश का प्लान बनाती है। वो एक लेटर दिखा दिया फिलिप्स का जो कि एक पर्पल रैंक्ड एडवेंचरर है जो कि कल कैपिटल आने वाला है। डेल कहता है फिलिप्स कर्ण के लिए परफेक्ट इंस्ट्रक्टर होगा, उसे भी मॉन्स्टर से लड़ना सीखना होगा। कर्ण डिसाइड करती कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि नीमा के साथ रह सकूं। तब तक नीमा और उसकी टीम लिनिस पहुंच चुके होते हैं। गेट पे एंट्री वेरिफिकेशन मांगी जाती है, सभी गाड़ी के बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ नीमा को अंदर बैठा दिया जाता है। नीमा थोड़ा लेफ्ट आउट फील करती है और विंड स्पिरिट्स के थ्रू बाहर की बातें सुनती है जहाँ विल कहता है मैं राल्फ के कंपेनियन के रूप में ट्रैवल कर रहा हूँ। उनका वेलकम करता है डायलन नॉक्टिस, पार्जेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कमांडर और फर्स्ट लीजन का मेंबर। वो वार्न भी करता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है रोज कोबाल्ट की वजह से। फिर राल्फ बताता है मैं ड्यूक की तरफ से मॉन्स्टर साइटिंग मॉनिटर कर रहा हूँ। फिर डायलन उन्हें मार्किस पार्जेट से मिलने भेजता है। मार्किस एक पेल और थके हुए इंसान होते हैं, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं। राल्फ पूछता है आप सो रहे हो क्या? जिसपे मार्किस कहता है कोबाल्ट का इन्वेशन इतना ज्यादा हो गया है कि नाइट्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि गिल्ड को भी बुला लिया गया और जब तक रेड हलाडा पार्टी नहीं आती हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें नीमा पैनिक कर जाती क्योंकि अगर रेड हलाडा ने कोबाल्ट्स का सफाया कर दिया तो उसका पीस का प्लान फेल हो जाएगा। वो मार्किस से कहती है कि हम पहले शहर घूम सकते हैं। राल्फ और विल सिचुएशन कवर कर लेते हैं और उन्हें घूमने के लिए कुछ वक्त मिल जाता है। वो बाहर जाकर देखते तो हर जगह तबाही मची हुई थी और जब वो स्लम के अंदर जाते तो वहाँ उन्हें कमजोर बच्चे दिखते हैं। जबकि मार्किस ने कहा था कि उन्हें फर्स्ट एड मिल रही है लेकिन लगता है बीच में किसी ने सप्लाईज लाना रोक दिया। तभी बाहर से उन्हें किसी की आवाज आती है और नीमा सिंह के और नाइटहुड वहाँ जाते देखने के लिए, जहाँ पर एक बच्चों का ग्रुप एक पपी को मार रहे होते हैं और एक लड़का चिल्लाता है कि मेरे पापा कहते कि सारे डॉग हमारे दुश्मन होते हैं, जिससे नीमा समझ जाती है कि वो कोबाल्ट्स के बारे में कह रहे होंगे और नीमा उन्हें समझाती है कि कमजोरों पर हाथ उठाना शर्म की बात है। वो लड़का नीमा पे अटैक करने वाला होता है लेकिन नाइटहुड उसे रोक लेता है। नीमा कामली उन्हें समझाती है कि हर वक्त लड़ाई करना जरूरी नहीं होता। पपी को उठाती है और उसे मोटिवेट करती है। पपी कहता है कि उसका नाम बेलगर है और वो कसम खाता है कि वो अपने लव्ड वंस को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद बच्चे चले जाते हैं और राल्फ पपी को हील कर रहा होता है। तभी सिंह की रिवील करता है कि ये कोबाल्ट पपी है। ये सुनकर सभी शौक हो जाता है और नीमा सजेस्ट करती है कि इसे वापस उसकी माँ को दे देते हैं। लार्स की वजह से कोबाल्ट हम पे तुरंत अटैक नहीं करेंगे। तभी टाउन में घूमते वक्त हिलरन पॉइंट आउट करता है कि आफ्टरनून का टाइम हो गया लेकिन अभी तक बेल नहीं बजी। उसे शक होता है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। नीमा उससे कहते हैं क्या तुम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, जिसके लिए वो मान जाता है। तो वो उसे विंड स्पिरिट दे देती है ताकि इमरजेंसी में वो लार्स को मैसेज भेज सके। हिलरन अलग हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और नीमा सिंह की और उसकी टीम कोबाल्ट पपी
को उसके घर ले जाने के लिए निकलते हैं और साथ ही प्रोजेक्ट साइना के लिए उन्हें कोबाल्ट से बात भी करनी होगी। वो फॉरेस्ट में कोबाल्ट के हाइडआउट्स को ढूंढते हैं और जैसे जैसे वो पास आते जाते कोबाल्ट पपी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सिंकी नीमा को उठाकर चलने लगता है ताकि वो जल्दी आगे बढ़ सके। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है और नाइट्रो तुरंत रिएक्ट करता है और पता चलता है कि वहाँ पर एक स्लाइम है और नीमा उसकी सॉफ्ट जेली लाइक बॉडी देखकर तुरंत अट्रैक्ट हो जाती है। सिंकी बताता है कि मैं स्लाइम की बात को समझ सकता है और वो कह रहा है कि उसे हेल्प चाहिए क्योंकि उसका दोस्त आगे बेहाल पड़ा था। स्लाइम रास्ते को गाइड करता है और राल्फ नीमा से कहता है कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं हूँ ना। उस जगह पर उन्हें एक पेरेंट स्लाइम भी दिखाई देता जो कि काफी बड़ा था और उसके अंदर बहुत सारी बेबी स्लाइम्स भी थी और वो कभी भी उन्हें जन्म देने वाली थी, लेकिन नीमा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी और खतरा भी बहुत ज्यादा था। तो विल बताता है कि पेरेंट स्लाइम पैरासिटिक बन जाते और मूव नहीं कर सकते, लेकिन जब तक वो किसी को इनहेबिट नहीं करते वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। नीमा थोड़ा डर जाती है कि क्या ये मुझे खा जाएगा, जिस पे स्लाइम कहता है जिसे हम पसंद करते हैं हम उसे खाते नहीं। नीमा उस स्लाइम का नाम रखती है सिजुकू। सिजुकू खुश हो जाता है और नीमा के बॉडी में चला जाता है। वो कहता है बेबी स्लाइम अगला पेरेंट बनेगा और उसका ध्यान रखना। नीमा डिसाइड करती है उस बेबी को रखने का और उसका नाम रखती है हाकू। फिर वो कोबाल्ट की तलाश में आगे बढ़ते। विल कहता है कि इतना चलते हुए भी नजारे क्यों नहीं बदल रहे। लास्ट कहता है सिर्फ मैजिक ही सब कुछ नहीं होता और ना ही लिविंग बींग्स और स्पिरिट ही सब कुछ है, ये सब कुछ गॉड ऑफ डिवाइन क्रिएशन की एनर्जी से भरा हुआ है। वो लार्स के कान में कुछ विस्पर करती है और स्पिरिट अलग तरीके से मूव करने लगती है। इसके बाद वो ग्राटिया और सिंकी को रुकने बोलते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। एक फ्लैशबैक आता है और विल एक बुक पढ़ रहा होता है नीमा के गार्डियंस के बारे में, जो कि ना तो मैजिक होते हैं ना ही लिविंग क्रिएचर और ना ही स्पिरिट, वो कुछ और ही होते हैं। तब वो एक जाइंट ट्री देखते और समझ जाते कि ये गार्डियन है। नीमा उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगती है और गार्जियन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम कौन हो। नीमा अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो पूछती है क्या आप कोबार्ड्स के बारे में बता सकते हैं, जिसपे गार्डियन कहता है मैं नहीं बता सकता क्योंकि ह्यूमंस ने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। जिसपे नीमा बताती है अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो कोबार्ड्स का सफाया हो जाएगा। तो गार्डियन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसे वार्न भी करते कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम इस जंगल से वापस नहीं जाओगी। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए नीमा अपनी कसम खाने वाली थी, लेकिन गार्डियन उसे रोक देता है और कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है। फिर वो फॉरेस्ट के अंदर एक रास्ता खोलता है और नीमा उसका शुक्रिया अदा करती है और स्पिरिट की हेल्प से ग्रुप आगे बढ़ रहा होता है। नीमा कहती है कि प्रोजेक्ट साइना के लिए फूड भी एक इशू होगा। वो सिंकी से पूछती है गॉब्लिन क्या खाते हैं। सिंकी कहता है वो तो कुछ भी खा लेते लेकिन कोबाल्ट्स ओमनिवोरस होते हैं। तभी लार्स और नॉक्स खतरे का सिग्नल देते हैं और एक बड़ा सा बग उन पे हमला कर देता है। नॉक्स उसे तुरंत मार डालता है और राल्फ कहता है कि ये मामूसी बग है, एक मॉन्स्टर। सिंकी कहता है इसे खाया जा सकता है और उसे रोस्ट करने लगता है और वो बड़ा पीस लार्स को और छोटा पीस नॉक्स को दे देता है और जब नीमा इसे टेस्ट करती है तो ये उसे काफी टेस्टी लगता है। फिर नीमा ऑर्डर देती है कि जहाँ मामूसी मिले उसे हंट करना, हम कोबाल्ट को गिफ्ट देंगे। काफी मामूसी कलेक्ट करने के बाद वो आगे बढ़ते, तभी फॉरेस्ट में उन्हें लाल आंखों की झलक मिलती है जो कि कोबाल्ट्स थे। नीमा उन्हें सिचुएशन समझाने लगती है लेकिन सिंकी कहता है वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। नीमा उन्हें बताते कि हम मामूसी का मीट लाए है गिफ्ट के रूप में। कोबाल्ट डिसाइड करते हैं कि चलो लीडर से बात करते हैं। फॉरेस्ट में एक एरिया आता है जो पूरे कोबाल्ट से भरा हुआ था। नीमा उन सब फ्लफी कोबाल्ट्स को देख के खुशी से चमक जाती है। एक कोबाल्ट उनके सामने आता है और पूछता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। नीमा प्यार से बताती कि हम ये छोटा सा पपी वापस देने आए हैं। बाद में नीमा उन्हें मामूसी मीट के बारे में बताती है और खुद से उन्हें बांटती है। एक फीमेल कोबाल्ट आगे बढ़ती है और बताती है कि मेरा नाम सिसली है। वो नीमा को शुक्रिया करती है। फिर वो अपनी कहानी सुनाती है कि हम कोबाल्ट्स को हमेशा ह्यूमंस ने सताया है। नीमा उन्हें वार्न करती है कि एक एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड आ रहा है। सिसली को इस बारे में पता होता है। वो बताती है कि वो एक स्टार रीडर है, एक फॉर्चून टेलर प्रीस्टेस। वो नीमा से कहती है मैं ह्यूमंस के साथ फाइट करने वाली हूँ। नीमा प्रोजेक्ट साइना के बारे में उन्हें बताती है, लेकिन फिर भी सिसली कहती है मैं ह्यूमंस पे भरोसा नहीं कर सकती। तभी राल्फ और बाकी लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा। नीमा कहती है मैं कल वापस आऊंगी। सिसली आसमान की तरफ देखती है और एक सेवियर स्टार उनके स्टार के साथ चमक रहा होता है। नेक्स्ट डे कासल में टेल का लेटर आता है कि कर्ण भी वहाँ आ रही है। पहले एक रिपोर्ट पढ़ता है कि प्रिंस के पास अब टेम्परेरी अरेस्ट पावर्स है, मतलब जो भी नाइट्स रास्ते में आएंगे वो उन्हें हटा सकते हैं। तब राल्फ नोटिस करता है कि हिलरन अभी तक वापस नहीं आया है। स्पिरिट्स बताते हैं कि वो स्लम्स में छुपा हुआ है और सेफ है। नीमा कहती है मैं फॉरेस्ट में वापस जा रही हूँ और कोबाल्ट्स को फूड देती है और मॉन्स्टर को साथ देख के सिसली चौंक जाती है। नीमा समझाती है मैं मॉन्स्टर की भी मदद कर रही हूँ और कोबाल्ट्स की भी। सिसली कहती है मेरी पूरी ब्लड लाइन मर चुकी है और सिर्फ मेरी बहन ही जिंदा है और वो रो पड़ती है। नीमा हाकू को उसे देती है ताकि वो शांत हो जाए। फिर नीमा उसे पूरा प्लान बताती है और सिसली हैरान हो जाती है कि एक ह्यूमन मॉन्स्टर की मदद क्यों कर रहा है। नीमा कहती है रेस या ट्राइब से फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको बचाना चाहती हूँ। सिसली फाइनली अग्री करती है और वो उसके प्लान में शामिल हो जाती है। नीमा बताती है मैं गॉब्लिन की लीडर हूँ और सिंकी को भी मैंने ही नाम दिया था। अनली ये सब सुनकर शौक हो जाता है। नीमा उसे कोबाल्ट के बारे में पूछती है। अनली बताते कोबाल्ट्स दो टाइप के होते हैं, हंटिंग ब्लड लाइन जो वेपन और स्ट्रेंथ में एक्सपर्ट होते हैं और दूसरा लाइफस्टाइल ब्लड लाइन जो क्राफ्ट और डेली कामों में स्किल्ड होते हैं। नीमा उसके सॉफ्ट फर को फील करने के लिए जंप कर जाती है। साथ ही राल्फ और विल भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। सब कोबाल्ट लीडर से इकट्ठे होते हैं और नीमा उन्हें प्रोजेक्ट साइना एक्सप्लेन करती है।
सभी को ये प्लान पसंद आता है और वो नीमा को सपोर्ट भी करते हैं। नीमा इवैक्यूएशन प्लान भी बताती है कि जब एडवेंचरर्स आएंगे तो उन्हें एस्केप कैसे करना होगा। तभी सिसली की बहन इंटरप्ट करती है और टर्न्स आउट वो वुल्फ ट्राइब की है और उसे छोड़ दिया गया था। फिर वो कहती है ह्यूमंस पे भरोसा मत करो, वो हमेशा से लालची होते हैं, जिस पे लीडर भी डाउट करने लगता है। लेकिन सिसली उन्हें चुप कराती है और उसकी बहन रोते हुए कहती है मैं अपने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। नीमा को समझ आता है कि वो बस अकेला महसूस कर रही है और नीमा उसे ऑफर करती है अपना टीम ज्वाइन करने के लिए। लेकिन सिसली की बहन डाउट में थी तो सिसली कहती है नीमा हमारी सेवियर और तुम उसे प्रोटेक्ट तो कर ही सकती हो। नीमा सोचती है मैं सेवियर कब से बन गई। सिसली कहती है अगर तुम नहीं होती तो राल्फ और विल भी कब का गिव अप कर चुके होते। इस पे राल्फ और विल भी अग्री करते हैं। नीमा सजेस्ट करती है राल्फ तुम एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड में चले जाओ ताकि कैजुअलिटी इससे कम हो जाए और साथ ही तुम हीलिंग मैजिक का भी यूज कर सकते हो। सभी कोबाल्ड इसके प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। फिर एक कोबाल्ड आता है और कहता है मेरा नाम फीक है और मैं मैसेंजर बनूंगा और दो कोबाल्ड्स गो और रो को एडवेंचरर पे नजर रखने निकल जाते हैं। फिर नाइट अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं ताकि एडवेंचरर फोर्स में घुस सके। फिर विल और राल्फ नाइटहुड पोस्ट पर जाते हैं और एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड से मिलते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलते चलते नीमा को हिलरन दिखता है और वो चौंक जाती है। हिलरन उसे चुप रहने बोलता है। नीमा विस्पर करती है तुम मुझे रात को रिपोर्ट करना। इसके बाद राल्फ स्क्वाड लीडर को बताता है कि मैं हीलिंग मैजिक यूज कर सकता हूँ तो क्या मैं आपकी स्क्वाड ज्वाइन कर सकता हूँ। वो इसके लिए मान जाते तभी कोई नॉक करता है और एक नाइट अंदर आता है और लीडर के कान में कुछ कहता है और लीडर तुरंत वापस चला जाता है। इधर सिंकी को एक स्पिरिट से पता चलता है कि कुछ नाइट जो एडवेंचरर का झगड़ा रोक रहे थे वो खुद ही इंजर्ड हो गए हैं। ये सुनकर नीमा और उसका ग्रुप तुरंत भागकर देखने जाता है और जो सीन उन्हें दिखता है वो एकदम हॉरिफाइंग था, जहाँ नाइट्स बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उनके शरीर पर स्क्रैचेस पड़े हुए थे। फिर बताते ये तो कार्निवोरस बीस्ट के मार्क्स लग रहे हैं और कुछ तो मैजिक भी हुआ है यहाँ पे। तो राल्फ तुरंत एक्शन में आता है और सबको अपनी हीलिंग मैजिक से हील करता है। तभी एक नाइट बताते कि अटैक करने वाला कोई पीस मास्टर था, बिल्कुल लेस्टर और पीस नाइट जैसे। पर प्रॉब्लम तो ये है कि ये लोग एडवेंचरर के रूप में घुस आए थे। रात के टाइम नीमा अकेली हॉल में चल रही होती है और सोचती है उसी मिस्टीरियस पीस मास्टर के बारे में। तभी एक रूम में वो मिलती है विल, राल्फ और हिलरन से। हिलरन ने नाइट्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया था। टर्न्स आउट रीगल कमांडर ही करप्ट है और वो ब्राइब के साथ साथ रिलीफ एड भी चुरा रहा था और गिल्ड में फेक रिपोर्ट्स भेज रहा था। इससे वो सोचता है अगर नाइट सप्लाई ऑर्डर इन्फ्लेट करे तो उनके डिलीवरी रिकॉर्ड में हम सब पकड़ सकते हैं। फिर विल अपना रॉयल क्रस्ट, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। नीमा क्वाइटली स्पिरिट से प्रार्थना करती कि हिलरन को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट डे विल कोबाल्ड्स को बोलता है हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे, कैजुअलिटी मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे और उसका दिल गिल्ट में होता है क्योंकि मास्टर भी नाइट के साथ ही था। सिसली की बहन नीमा को सपोर्ट करने आती है पर तभी उसे खतरे का एहसास होता है और हम देखते हैं कि नाइट एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड आगे बढ़ रहा है। सिंह तुरंत फोकस स्पेल कास्ट करता है। पूरे बैटलफील्ड में धुंध चल जाती है जहाँ लार्स कहता है एयर रेड और कोबाल्ड्स अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं और स्पेशल हर्ब्स की मदद से नाइट को बेहोश कर यूज करके उन्हें कर्ट पिलर के जरिए ऊपर लाती है। फिर कोबाल्ड और नाइट्स के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। नीमा कोबाल्ड्स को हारा लेकिन नाइट कमांडर तो इसलिए ज्यादा वर्ड था कि अभी तक सिर्फ आधे कोबाल्ड मारे गए हैं। यूनो और नुकसान नहीं उठाना चाहता था लेकिन तो सेरा को डाउट होता है कि ये पूरा एक्सटर्मिनेशन मिशन ही शायद किसी स्कीम का हिस्सा है। फिर सीरा एक्सप्लेन करते कि वेयरवुल्फ कोबाल्ड का थर्ड एवोल्यूशनरी फॉर्म होता है और हर एक के पास एक स्पेशल मैजिक होता है जो उन्हें काफी डेंजरस बनाता है कि वो जो बताने जा रहे हैं वो किसी को नहीं कहेंगे। राल्फ एक्सप्लेन करता है कि नॉर्थ में हो रहे मॉन्स्टर अटैक ऐसे ही नहीं हो रहे बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्लान किए जा रहे हैं। ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाता है। अभी के लिए वो इस मिस्टीरियस ग्रुप को रोनो हार कह रहे हैं। नीमा कोबाल्ड के मारे जाने का सीन देखकर घबरा जाती है के साथ है वो अब नहीं रहे। नाइट्स वापस जाना शुरू करते हैं और सिंह एक लाइटिंग स्पेल कास्ट करता है ताकि कोबाल्ड्स को भागने का चांस मिल सके, लेकिन मैं उन लोग जितनी स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि सब लोग सरवाइव कर सके। फिर सिसली की बहन नीमा के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसकी बात से एग्री कर जाती है। ये बात सिसली भी मानती है और कहती है कि तारिक कह रहे कि और नीमा ही हमारी सेवियर है। हीलिंग लीडर भी इस बात से एग्री करता है। वो सबको याद दिलाता है कि हीलिंग मैजिक सब कुछ नहीं कर सकती और जो भी इस दुनिया में आया उसे एक न एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही होगा और जो चले गए उनका वक्त आ गया था। अगर मरना भी पड़े तो फाइटर बन के मरो, ना कि कोई शिकार बन के। इस पे सिसली अपनी छोटी बहन को नीमा के साथ छोड़ देती है और नीमा काफी एक्साइटेड थी कि मुझे वेस्ट पीस में मिल गई। नीमा उससे कहती कि मैं एक नॉबल हूँ इसलिए तुम्हें एटिक्वेट सीखना पड़ेगा। तो उसकी छोटी बहन कहती कि मैं नीमा के लिए कुछ भी करूंगी। फिर नीमा को उसका नाम देने के लिए कहा जाता है। नीमा उसे नाम देती है स्पिका, जो एक स्टार का नाम है जो हार्स विंटर के एंड को सिंबलाइज करता है। फिर रोको और गो भी नीमा पे कूद जाते हैं और वो भी अपना नाम मांगते हैं। तभी मैजिक क्रेस्ट उनके फर के नीचे अपीयर होता है और दोनों पपी अपने मास्टर को प्यार से लिख करते हैं। फिर शाम को सब लोग अलविदा कहते हैं और वादा करते हैं कि दोबारा मिलेंगे। बेस पर जाके वो हिलर से मिलते हैं जिसके पास सारे प्रूफ होते हैं और वो बताते हैं कि कुछ ऑर्डर मिस, जिसपे विल कहता है कि मैं कैपिटल से एजेंट भेजने को कह दूंगा। उसके बाद वो एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड पार्टी में जाते हैं। एक नाइट उनका वेलकम करता है। वो नाइट कहीं पे जा रहा होता है लेकिन सिकी उसके पीछे लग जाता है। इधर प्रिंस और नीमा रेड हलाडो को रिस्पेक्ट देने के लिए जाते हैं लेकिन नीमा यूनो की तलवार नीमा फाइनली उसके कान को छू ही लेती है। एग्जैक्टली वही मूवमेंट जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। फिर नीमा बेलगर को देखती है जो डिशेस साफ कर रहा था और बेलगर एक ऐसा लड़का था जिसका न्याय का तरीका थोड़ा उल्टा था। उसने एक कोबाल्ड पप को बुली किया था अपने पापा की वजह से, पर अब उसने ठान लिया कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। नीमा उसकी तारीफ करती और देश के बारे में भी। वो रियलाइज करती कि उसकी स्टेटस एक जिम्मेदारी और उसे अपने परिवार का नाम बदनाम नहीं करना। कर्ण उसे फिर से गले लगा लेती और समझ आती कि नीमा ने बहुत कुछ सहा है। रात को नीमा की नींद खुलती है जब वो देखती कि सोल उसके विंड
विंडो के बाहर ही खड़ा है और वो कहता है कि कुछ खास नहीं है, बस वो नीमा को दुनिया का एक हिस्सा दिखाना चाहता है, एक दुनिया जो खूबसूरत चीजों से भरी है। बाय बाय।